उतरिए 10th क्लास का हिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 है, इतिहास पाठ जो है 1 है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, कितने हैं? 5। कितने? 5। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी आप लोग का तो एग्जाम जो है 2027 में ही है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको ये नहीं कि हम लिखाएंगे, हाँ ये है कि अभी समझा देते हैं, घर से लिख के लाइए, घर से लिख के लाइए, सुधार होगा उसमें, सुधार जो भी उसमें गलती होगा सुधार करा दिया जाएगा, लेकिन लिखना आप ही को आंसर है। वो बाद में सुधार वाला सिस्टम चलेगा, लेकिन पहले यहाँ पर समझ लीजिए, उसके बाद जो है लिख लीजिएगा अपने से, क्योंकि एग्जाम में आप अपने दिमाग को ना विकसित करना है, समझ गए ना। अब बाकी जो आपको दिक्कत होगा आप लोगों को, तो वहां से हम लोग ठीक करा ही देते हैं, सुधार करा करके। पहला क्वेश्चन है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1848 क्रांति याद है ना? कौन था? लुई फिलिप। और लुई फिलिप जो है गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। सबसे पहले 1848 से भी पहले एक क्रांति हुआ था 1830 में, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो उसमें कौन था? उसमें फ्रांस का राजा कौन था? उसमें फ्रांस का राजा था कौन? चार्ल्स दशम। कौन था? चार्ल्स दशम। उसने अपने प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? पोलिगनेक को। वो भी इंग्लैंड भागा, पोलिगनेक भी भागा। समझ गए? जब फ्रांस की जनता आई, एकदम जो है आक्रोश में आई, तो दोनों को जो है गद्दी छोड़कर कहाँ भागना पड़ा? इंग्लैंड। तब जो है धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे से 1830 में ही फिर एक नया लुई फिलिप राजा बन गया है। कौन? लुई फिलिप। कौन? लुई फिलिप। और लुई फिलिप जो है गीजो को अपना प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया है। 1830 से लेकर के 1848 तक 18 साल तक जो है ये 1830 से लेकर के 1848 तक 18 साल तक गीजो और लुई फिलिप जो है शासन, यानी देश को चला रहे हैं, एकदम जो है शासक बन करके शासन कर रहे हैं। लेकिन फ्रांस की जनता देखिए, अरे भाई ये तो 18 साल तक कुछ किया ही नहीं है, 18 साल तक कुछ किया ही नहीं। तो अब जो है फ्रांस की जनता जो है फिर सोची कि जिस तरीके से हम लोग 1830 में क्रांति किए थे, फिर जो है 1848 में एकदम जो है एक बार और क्रांति होगा। और तब जो है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति जो है हुई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका कारण क्या था? जो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुई ना, उसका कारण क्या था? तो उसका कारण क्या था कि लुई फिलिप जो है अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया था, तो वह जो है सिर्फ और सिर्फ शासन करते गए, कुछ दिनों तक ठीक ठाक किए, जनता के लिए थोड़ा बहुत कर दिए। लेकिन धीरे धीरे जो है ये मजदूरों से ज्यादा टैक्स ले करके, और अपने जो भी अमीर मित्र थे, जो भी धनवान थे, उनका जो है एकदम जो है सब कुछ करते थे, उनके लिए सब कुछ करते थे। इधर से टैक्स लेकर के, गरीबों से, मजदूरों से टैक्स लेकर के अपने अमीरों का पेट भरते थे। धीरे धीरे इस बात को जो है फ्रांस की जनता जब समझ गई, तब फ्रांस की जनता को लगा कि हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो गीजो जो है ऐसा शासन ला दिया, वो सब कुछ करता था अपने मित्रों के लिए, अपने जो है मित्रों के लिए, अमीरों के लिए, जो उसके अमीर मित्र थे। अब राजा है तो उसका मित्र अमीर ही होगा। अब गरीब व्यक्ति है, किसी मित्र से जाकर कहेगा हमसे दोस्ती कीजिएगा, तो वो पहले ही भगा देगा, चलो दोस्ती करना है, कुछ ले करके आया है। समझ गए ना? वो आज वाला सिस्टम नहीं है कि सुदामा और कृष्ण, वो वाला आज वाला सिस्टम नहीं है। आप जो है किसी के दरवाजे पर गए, एकदम खूब बढ़िया लेकर के गए, सब कुछ लेकर के गए, खूब सामान लेकर के गए, उससे मिलने के लिए एकदम जो है मिठाई अच्छा लेकर के गए, तब जो है आपका वैल्यू तो तुम बात करेगा, 2 मिनट बात करेगा, वरना कहेगा ये का इसके पास कुछ ही नहीं है, इससे दोस्ती करके क्या फायदा। तो गीजो जो है ऐसा शासन ला दिया, जो शासन लाया था ना, वह शासन धीरे धीरे जो है अमीरों का अमीरों के लिए और अमीरों द्वारा शासन हो गया, अमीरों द्वारा शासन हो गया। तो गीजो जो है जो भी करता था, सारे के सारे जो है गरीबों के लिए नहीं, बल्कि धनी यानी अमीरों के लिए करता था। वह ऐसा शासन ला दिया कि वह शासन जो है अमीरों का अमीरों के लिए और अमीरों द्वारा हो गया। समझ आ गया ना? तब जो है फ्रांस की जनता देखी कि ना, अब जो है
18 साल में इन्होंने फ्रांस के लिए, हम लोगों के लिए, फ्रांस की जनता के लिए, फ्रांस की मजदूरों के लिए, फ्रांस के जो भी जो है श्रमिक वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। तब जो है 1848 में जो है एक जो है भोज का आयोजन होता है और उसके माध्यम से जो है 1848 की क्रांति में जो है फ्रांस की जनता की अहम भूमिका होती है। फिर जब फ्रांस की क्रांति 1848 में हुई तो वहां के राजा लुई फिलिप और गीजो, फिर दोनों को क्या गद्दी छोड़कर कहाँ भागना पड़ा, इंग्लैंड भागना पड़ा। और यहीं आपको जान करके आश्चर्य होगा, जब इधर क्रांति हुआ ना, जब इधर क्रांति हुआ तो फिर ऑस्ट्रिया में भी वहां के जनता देखी तो बोली जा, हमारे यहाँ का जो राजा है, जो चांसलर है मेटरनिक, ये भी तो कुछ नहीं कर रहा है। तब जो है जब इधर क्रांति हुआ तो उधर के भी लोगों में जोश आ गया और ऑस्ट्रिया में भी इस तरीके से चांसलर जो था मेटरनिक, उसका भी अंत हो गया। वो भी जो है गद्दी छोड़ करके कहाँ चला गया, वो भी जो है इंग्लैंड चला गया। कहाँ चला गया, इंग्लैंड। तो इस तरीके से 1848 में मेटरनिक युग का भी पतन हो गया। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था, समझ में आ गया कि नहीं? यानी गीजों का अमीरों के लिए और अमीरों द्वारा शासन को करना, गरीबों से जो है पैसा टैक्स लेकर के, टैक्स के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर के सारा का सारा काम जो है अमीरों के लिए करना। ठीक है, फ्रांस की जनता की जो जरूरी मांग थी उसको जो है अनदेखा करके और अमीरों के लिए काम करता रहा, जो कि फ्रांसीसी क्रांति 1848 की कारण बनी। पहला का आंसर लिखा जाएगा, कोई दिक्कत? दूसरा है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। देखिए, सबसे पहला ये सवाल है कि इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, इसमें ऑस्ट्रिया की भूमिका नहीं है, बल्कि ये तो इनके एकीकरण के विरोध में है, इनके विरुद्ध में है। अब यही देखिए ना, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, तो याद रखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका नहीं है, क्योंकि इनके एकीकरण के विरुद्ध में है, इनके एकीकरण के विरुद्ध में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक था, जब कभी भी इटली के एकीकरण का प्रयास किया जाता है, जर्मनी के एकीकरण का प्रयास, जब इसका एकीकरण हो रहा है उसी के पैरेलल तभी जो है जर्मनी का भी लगभग जो है क्या एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। तो दोनों के लगभग साथ ही साथ जो है एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर जब भी इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग के बारे में सोचा जा रहा है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिक, जिसका जो है 1815 से लेकर के 1848 तक दबदबा था यूरोप में, वह बार बार जो है इसके एकीकरण के प्रयास को दबाने का प्रयास करता है। बताइए, अब इतना ही से बताइए ना, जब दबाएगा तो क्या वह इटली और जर्मनी का एकीकरण चाहेगा? यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में है, तो क्या उसका एकीकरण में भूमिका है? नहीं है। समझ में आ गया? यूरोप में, तीसरा प्रश्न है, अब लिखा जाएगा सेकंड का, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए? 1804 में नेपोलियन जो है जब फ्रांस में गद्दी पर बैठते हैं तो इन्होंने सबसे पहले 3 चीजों की बात की। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा बंधुता। जब इन्होंने फ्रांस में इस प्रकार की व्यवस्था को लाया कि सभी लोग जो है समान होंगे, सभी लोग जो है स्वतंत्र होंगे, सभी लोग जो है आपस में बंधु होंगे, तो फ्रांस की जनता बोली कि जा, ये तो मेन हमारा जो मांग था, जो हमारा डिमांड था, मेन डिमांड क्या था कि हम स्वतंत्र हो जाएं। लीजिए, नेपोलियन तो हम लोग को स्वतंत्र करिए रहे, मेन उन लोग का डिमांड था कि समानता हो, सभी के साथ जो है समान व्यवहार किया जाए, सभी के साथ जो है समानता के साथ जो है जीवन यापन करने की परमिशन दी जाए। लोगों ने बोला कि नेपोलियन बोनापार्ट तो ये भी दे रहा है हम लोग को, सभी हम लोग आपस में भाई होंगे, और सच में नेपोलियन बोनापार्ट जो है आपस में बंधुता की बात कर रहे हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए? तो जो लोगों की डिमांड थी उसको नेपोलियन बोनापार्ट समझे और सबसे पहले इन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात करके अपने देश में लागू कर दिया। अपने शासनकाल में सभी लोग को जो है समान इनके शासनकाल में जो है, इनके शासन के समय में सभी लोग जो है फ्रांस में
आपस में समानता के साथ जी रहे हैं, स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं और आपस में बंधु है, जो कि अब फ्रांस की स्थिति बहुत अच्छे तरीके से है। तभी जो है फ्रांस के जो भी आसपास के देश थे, जो भी पड़ोसी देश थे, उसके आसपास के जो भी छोटे बड़े राज्य थे, वहाँ की जो है जनता देखी तो बोली कि फ्रांस में तो बहुत अच्छा शासन चल रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं। तब जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जो है जो भी पड़ोसी राज्य थे, जो भी पड़ोसी छोटे बड़े राज्य देश थे, बोले कि नेपोलियन साहब आप हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ का राजा को जो है हरा दीजिए और हमारे यहाँ के राजा को हरा करके आप अपने क्षेत्र में मिला लीजिए, आप यहाँ का शासक मन करके शासन कीजिए और हम लोगों को भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के साथ जीवन यापन करने की छूट दीजिए, आज़ादी दीजिए। तो धीरे धीरे जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने पड़ोसी देशों के जो भी पड़ोसी देश थे, जो भी पड़ोसी राज्य थे, वहाँ पर धीरे धीरे जाते हैं, वहाँ के राजा को हराते हैं और वहाँ पर जो है अपना वर्चस्व, अपना जो है शासन चलाते हैं। और धीरे धीरे देखते 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 जो है यूरोप के लगभग लगभग जो है आधा यूरोपीय देश पर जो है, यानी आधा यूरोप पर ही इनका कब्जा हो गया है। किनका? नेपोलियन बोनापार्ट को। सिर्फ और सिर्फ ये किस बात की मांग करते थे, ये किस बात को जो है लागू करने की बात करते थे कि समानता हो, स्वतंत्रता और बंधुता हो, और लोगों की मांग तो यही न थी। 1789 की फ्रांसीसी जो क्रांति हुई, उसमें क्रांति का कारण क्या था? क्रांति का कारण यही था कि वहां पर जो है सभी लोगों के साथ समानता की व्यवहार नहीं किया जा रहा था। तो क्रांति तभी होगा जब आप उन लोगों को स्वतंत्र नहीं करेंगे, जब आप लोगों को जो है आप समानता के साथ जीने के लिए आज़ादी नहीं देंगे, सभी को एक समानता के साथ जो है एक समान दृष्टि से नहीं देखेंगे, तभी तो क्रांति होगा। और नेपोलियन बोनापार्ट वहीं देते थे कि सभी लोग आपस में समान हो, सभी किसी को स्वतंत्रता है, सभी आपस में बंधु है। तो इस तरीके से जो है यूरोप में जो है इन्होंने राष्ट्रवाद को फैलाने में मदद किया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। अब सबसे पहला है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जब इटली का एकीकरण हो रहा था, तो हम बताएं ना, तब गैरिबाल्डी जो है यहीं से था, मेजनी भी यहीं से था। मेजनी और गैरिबाल्डी साथी थे, लेकिन वो इटली के एकीकरण करना चाहते थे मेजनी, तो उनको जो है अपना देश छोड़ करके जाना पड़ा। तो याद रखिएगा, गैरिबाल्डी देखिए कि इटली का एकीकरण हो रहा है, तो जो निचला जो प्रांत था सिसिली और नेपल्स, याद है ना? क्या? सिसिली और नेपल्स, उस प्रांत को जो है इन्होंने जीत लिया। कौन? गैरिबाल्डी। और जब गैरिबाल्डी जीत गए तो इटली के एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? अरे वो ठीक है, लेकिन कौन? चार्ल्स एल्बर्ट जो है वहाँ के शासक हैं और उन्होंने काउंट काबूर को जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर जो है और चार्ल्स एल्बर्ट ये जो है इटली का एकीकरण कर रहे थे, तो उसी में गैरिबाल्डी भी आया और बोला कि महाराज हम भी एकीकरण करना चाहते हैं, हम भी आपका साथ देना चाहते हैं। और तब जो है गैरिबाल्डी जो है नीचे के जो क्षेत्र थे सिसिली और नेपल्स, उसको जीत करके और किनको दे दिया? चार्ल्स एल्बर्ट को, यानी कि काउंट काबूर को। चार्ल्स एल्बर्ट यानी कि काउंट काबूर को। काउंट काबूर को किनको? काउंट काबूर को। तो इस तरीके से जो है गैरिबाल्डी जो है सिसिली और नेपल्स को जो है जीत करके कहाँ? काउंट काबूर को दे दिया, यानी कि चार्ल्स एल्बर्ट को दे दिया। इटली के एकीकरण में इन्होंने योगदान कर दिया। तब बोले कौन बोले? चार्ल्स एल्बर्ट जो वहाँ के राजा थे इटली के, वो बोले कि सुनिए, हम आपको जो है निचले हिस्से के यानी दक्षिणी प्रांत को, दक्षिणी जो क्षेत्र है वहाँ का हम आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। गैरिबाल्डी बोले कि ऊपर का प्रधानमंत्री, उत्तरी का जो है कौन है? काउंट काबूर है, और हमको जब आप जो है दक्षिणी का प्रधानमंत्री बना दीजिएगा तो फिर इटली का एकीकरण हुआ कहाँ? फिर तो जो है देश दो भागों में बटा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक ही इटली होगा और उसका प्रधानमंत्री काउंट काबूर रहेंगे, और इस तरीके से इनको जो है प्रधानमंत्री का पद दिया जा रहा था।
छोड़ करके चले गए। हालांकि फिर कुछ दिनों के बाद जब ये नाव चलाने चले गए तो चार्ल्स एल्बर्ट जब राजा थे तभी जो है काउंट काबूर का जो है कुछ ही दिनों में 2-3 साल में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर चार्ल्स एल्बर्ट बुलाते हैं कि सुनिए ना गैरिबाल्डी साहब, आइए आप हमारे यहाँ, क्योंकि काउंट काबूर का जो है अचानक किसी कारण से जो है मृत्यु हो गई है, तो हम जो है चाहते हैं इटली का एकीकरण जो हुआ है उसका पूरा का राजा हम आप ही को बनाना चाहते हैं। गैरिबाल्डी को बुलाया कौन? चार्ल्स एल्बर्ट। और तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं बनेंगे, नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि लालच में फिर आकर के बन गया। सोचिए, प्रधानमंत्री के पद को इन्होंने त्याग दिया, कितना बड़ा त्याग किया है। और तभी इसी को देख करके लाला लाजपत राय ने इनके ऊपर जो है किताब लिखे थे, भारत के लाला लाजपत राय इनके ऊपर किताब लिखे कि कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने। कौन? गैरिबाल्डी। तो बताइए इनका काम कितना योगदान है जी इटली के एकीकरण में, है कि नहीं? गैरिबाल्डी जो है 1000 लोगों का जो है सेना बनाया था। सभी किसी को बोला कि सब लोग जो है लाल कुर्ता पहन लो, और लाल कुर्ता पहना करके 1000 लोगों को लेकर के आया था इटली के एकीकरण में, और उस सेना का नाम था लाल कुर्ती। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाल कुर्ती का जो है गठन किसने किया? गैरिबाल्डी ने। किसने? गैरिबाल्डी ने। किसने? गैरिबाल्डी ने। तो लाल कुर्ती सेना गठन जो है किसने किया? गैरिबाल्डी ने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस तरीके से जो है गैरिबाल्डी जो है 1000 लोगों को लेकर के आए और इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाया। तो इनका काम जो था एकदम जो है प्रशंसा के लायक था कि नहीं? एकदम था, प्रशंसा के लायक था, सराहनीय था, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। अब अगला प्रश्न है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? सबसे पहले हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा जर्मनी के एकीकरण जो है ऐसे ही नहीं हुआ, वहां पर एक जो है राज्य था जिसका नाम था परसा। परसा एक राज्य था, परसा एक राज्य था। तो वहां का जो राजा था फ्रेडरिक विलियम, वह जो है जर्मनी का एकीकरण का प्रयास ही नहीं कर रहा है। तो जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है जो राजा बना उसी का भाई विलियम प्रथम, इसने सोचा कि नहीं जर्मनी का एकीकरण तो होना चाहिए, जर्मनी का एकीकरण तो होना चाहिए, ठीक है। और उसने जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया। तो सोचा विलियम प्रथम जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए, ये तो विलियम प्रथम कहाँ का? जर्मनी का, यानी परसा का राजा था, ठीक है। तो ये बोला कि हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि कूटनीतिज्ञ हो, समझ गया ना? कूटनीतिज्ञ हो यानी कूटनीति के साथ उसके अंदर सब कुछ हो, एक विश्वासी आदमी चाहिए हमको। तो जिस तरीके से इटली के एकीकरण के लिए यहाँ पे जिस तरीके से इटली के एकीकरण के लिए कौन? इटली के एकीकरण के लिए कौन? चार्ल्स एल्बर्ट। जिस तरीके से इटली के एकीकरण के लिए चार्ल्स एल्बर्ट अच्छा अपना जो है विश्वासी आदमी खोज रहा था, जिसको उसको कौन मिल गया? काउंट काबूर। उसी तरीके विक्टर इमैनुअल। कौन? विक्टर इमैनुअल। हाँ, इटली के एकीकरण में जो है सबसे ज्यादा योगदान किसका था? विक्टर इमैनुअल का था। किसका था? विक्टर इमैनुअल का था। तो जिस तरीके से इटली के एकीकरण के लिए विक्टर इमैनुअल एक विश्वासी आदमी को खोज रहे थे जो कि काउंट काबूर मिल गया, उसी तरीके से जर्मनी के एकीकरण के लिए विलियम प्रथम एक विश्वासी आदमी को खोज रहा है, एक बहुत अच्छा आदमी को खोज रहा है, जो उसको कौन मिल गया? बिस्मार्क। कौन मिल गया? बिस्मार्क। और बिस्मार्क जो है हीगेल के विचारों से प्रभावित है। हीगेल के विचारों से क्या है? प्रभावित है। इसने जो है कहा कि अब जर्मनी का चाहे जो कुछ भी होगा, अब तो जर्मनी का एकीकरण होकर ही रहेगा। और इसने जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए लोगों को बोला कि देश में जितने हथियार है सबको जो है पिजा लो, हथियार, जो भी लोहा का हथियार है सबको पिजा लो, सबको धारीदार बना लो, सबको तेज चोक बना लो, क्योंकि जो भी जर्मनी के एकीकरण में बाधा बनेगा उसका रक्त बहेगा, यानी कि लौह एवं रक्त, लौह एवं
रक्त। सुनिए, लोहा का वस्तु, लोहा का वस्तु पे जालो यानी कि लौह, क्या बहाने के लिए? रक्त यानी खून बहाने के लिए। तो क्वेश्चन पूछेगा लौह एवं रक्त नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने किया। और जो है यह इटली जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है सब कुछ किया जो कि जर्मनी के लिए सही था। और इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। और ये बताइए बिस्मार्क नहीं होता तो विलियम प्रथम से अगर बिस्मार्क नहीं होता तो विलियम प्रथम से जर्मनी का एकीकरण होता? नहीं होता। तो इसीलिए जो है बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण किया। और ये तभी संभव हो पाया जब विलियम प्रथम जो है इसको बुलाया। ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान है बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में। लेकिन अगर विलियम प्रथम नहीं होते तो बिस्मार्क को बुलाया जाता? तो इसीलिए विलियम प्रथम के बगैर जो है जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। क्या था? असंभव था, क्योंकि सब कुछ तो यही पावर दिए थे, सब कुछ यही पावर दिए थे। तो इस तरीके से जो है जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो इस तरीके से पूरा पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों के पांचों प्रश्न बन जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बनाकर खिलाना है। समझ गए ना? अपने से लिख के लाइए, उसको जो है हम लोग चेक कर देंगे, तब जो है फिर से उसको लिखा दिया जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा कहाँ? फेयर में। कोई दिक्कत?